तो उसके बाद पहले आप लोग कायदे आजम का एक कोट लिखते हैं, मतलब कायदे आजम की सेइंग लिखते हैं कि कायदे आजम ने एक बार कहा था, पाकिस्तान वाज क्रिएटेड द डे द फर्स्ट इंडियन एंटर्ड द फील्ड ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान उसी दिन क्रिएट हो गया था जब फर्स्ट इंडियन इस्लाम के दायरे में इंटर हुआ था। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड द डे द फर्स्ट इंडियन एंटर्ड द फील्ड ऑफ इस्लाम। तो इससे पता चलता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी होगी पाकिस्तान की। ठीक है। उसके बाद एक जगह पे कायदे आज़म ने कहा था कि मुस्लिम्स डिमांड पाकिस्तान where they can rule in accordance with their own system of life, their cultural development, their tradition and Islamic laws। अब यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि कायदे आजम चाहते थे कि मुस्लिम्स को ऐसी लैंड मिले जहाँ पे वो अपनी कल्चरल डेवलपमेंट करें, जहाँ पे वो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करें, ना कि हिंदू या ब्रिटिश के ट्रेडिशंस को फॉलो करें, और वहाँ पे वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली चले। तो एक इस्लामिक स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे। तो आइडियोलॉजी में मेन मकसद यही था कि हमें एक इस्लामिक स्टेट क्रिएट करनी थी, क्योंकि हिंदूज की प्रोजिक्यूशंस मुस्लिम पर बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और ब्रिटिश को भी वो जो है एक तरीके से ब्रिटिश के साथ होके वो मुसलमानों को तंग करते थे। अच्छा, अब फैक्टर्स लिख लें आप लोग कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ। फैक्टर्स क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ सेपरेट होमलैंड। अब वो फैक्टर्स ये थे कि सबसे पहले तो एंटी मुस्लिम कैंपेन्स चली थी। ठीक है। जो हिंदूज और ब्रिटिश थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था एक दूसरे को। ठीक है। और वो दोनों मिलके किसके खिलाफ हो गए थे? मुस्लिम्स के खिलाफ। क्योंकि ब्रिटिश मानते थे कि मुस्लिम ने जो है वो रिबेलियन किया है, बगावत की है। किससे? 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश से मुस्लिम ने बगावत की है, ये ब्रिटिश का मानना था। क्योंकि हालांकि 1857 की वार में हिंदू और मुसलमान दोनों इन्वॉल्व थे ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन हिंदुओं ने साइड ले ली और इल्जाम लगा दिया मुसलमानों पे कि मुसलमान इस वार में थे ब्रिटिश के खिलाफ। तो इस वजह से एंटी मुस्लिम कैंपेन्स चली। तो एक रीजन ये आया, किसका फैक्टर? एक फैक्टर ये आया कि सेपरेट होमलैंड चाहिए हमें। दूसरा फैक्टर आप लोग लिखें, इन एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रिटिश रूल। मुसलमान जो थे उनको जो है काफी अरसे से जो है वो अपने उनका राज था। ठीक है। फिर अचानक कोई ब्रिटिश कौम आती है और उनको जो है वो रूल करने लग जाती है। तो किस तरीके से वो कौम जो काफी अरसे से रूल कर रही है, अचानक उनपे कोई और रूल करने आए, वो किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे? तो ये इन एक्सेप्टेंस थी उनकी कि वो ब्रिटिश रूल को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक वजह थी, ये भी एक फैक्टर था जिसकी वजह से सेपरेट होमलैंड का आइडिया आया। हिंदूज ने मुस्लिम को बेट्रे किया, हिंदूज बेट्रेड मुस्लिम्स, ये वही वाली बात है। तो ये भी एक फैक्टर था, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदूज ने जिन्होंने अब बेट्रे किया है, क्या वो आगे मुसलमानों के साथ चलेंगे? क्या वो आगे प्रोस्पेरिटी के साथ मुसलमानों को सारे उनके राइट्स देंगे? यहाँ यही उनके जहन में आया कि हिंदूज के दिमाग में किस तरीके से बेट्रेयल चल रहा है अगेंस्ट द मुस्लिम्स। ठीक है। रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी एक और जो है रीजन आया। क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सब कॉन्टिनेंट में। पार्लियामेंट्री सिस्टम आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉपुलर वोटिंग होती है, जिसमें कौन डेमोक्रेसी होती है, जिसमें मेजॉरिटी जो है वो अथॉरिटी होती है। ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में मेजॉरिटी में कौन थे? इंडियंस, हिंदूज थे ना। Yes, ठीक है। अब जी। हिंदूज मेजॉरिटी में थे, ब्रिटिश थे, तो पिसेंगे कौन अब यहाँ पे अगर मेजॉरिटीज अथॉरिटी हुई तो, पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई तो? मुस्लिम। मुस्लिम्स। ठीक है। मुस्लिम। तो ये एक रीजन बन गया, मुस्लिम को लगा कि उनकी आइडेंटिटी रिफ्यूज हो रही है, रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। तो ये भी एक फैक्टर बना, मेन फैक्टर, जिसकी वजह से मुसलमानों ने चाहा कि उनके लिए एक सेपरेट होमलैंड हो। ठीक है। तो इसके बाद सर सैयद का आइडिया भी आया।
क्योंकि सर सैयद ने भी कुछ आइडियाज दिए मुसलमानों को कि वो जो है ब्रिटिश की लॉयलिटी, ब्रिटिश को लॉयल्टी शो करें, वो ब्रिटिश मतलब उनको कन्वेंस किया कि वो जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी हासिल करें। तो वो आप लोगों को बताती हूँ सर सैयद की सर्विसेज। तो वो भी एक रीजन था सेपरेट होमलैंड की डिमांड का। ठीक है, अब उसके अलावा किसी की भी लाइफ में या फिर किसी भी नेशन में, नेशनल लाइफ पे ये आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? आप लोग सोचें 2 मिनट। ठीक है, मैं पॉज कर रही हूँ, मुझे बताएं क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है आइडियोलॉजी की। तो जी मैंने पॉइंट्स कौन से बताए? पहला पॉइंट मैंने ये बताया, इट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग फोर्स टू द स्कैटर्ड ग्रुप इन अ सोसाइटी। ठीक है, यानी आइडियोलॉजी जो है वो बाइंडिंग फोर्स प्रोवाइड करती है स्कैटर्ड ग्रुप को सोसाइटी में। और उसके अलावा मैंने इसका ये पॉइंट बताया कि ये जो है नेशंस को क्लोज लाती है और उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, यानी कि ब्रिंग्स नेशन ब्रिंग नेशंस क्लोज टू ईच अदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। ठीक है, और एडहेरेंट करती है किस चीज से? adherent to follow a joint linked action for the accomplishment of their goals। ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको एडहेरेंट करती है कि वो कलेक्टिवली गोल्स अचीव करें। ठीक है, उसके अलावा जो कंवल ने बताया था कि इनको अपने रियलाइजेशन ऑफ आइडियल थॉट्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा इन्होंने बताया कि सोसाइटी में ये होमोजिनिटी आती स्टेबिलिटी। है और स्टेबिलिटी आती है। इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड होमोजिनिटी टू इट्स नेशन। ठीक है, और अब मैं कुछ बताऊंगी वो आप लोग लिख लें कि न्यू कल्चर और न्यू सिविलाइजेशंस आएंगी रिजल्ट में। तो जी आइडियोलॉजीज मैम। गिव शेप टू दी रेवोल्यूशंस। ठीक है, एंड क्रिएट न्यू कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन। Ideologies give shape to the revolutions and create new cultures and civilization। ठीक है, और उसके अलावा जब ये सारी चीजें होंगी तो एक नेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये आप लोगों को पता चल गई आइडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस। उसके बाद अब टू नेशन थ्योरी मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अब टू नेशन थ्योरी क्या है? कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। ठीक है, और इन दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। ये टू नेशन थ्योरी है। इनके डिफरेंसेस हैं कल्चर और डिफरेंट रिलीजियस बेसिस पे। तो अब ये मैं कुछ आप लोगों को बता रही हूँ, ये लिखें। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसने उनको स्प्लिट कर दिया दो इनहेबिटेंट्स में, किसको? हिंदू और मुस्लिम को। सबसे पहले रिलीजियस डिफरेंसेस। जो हिंदूज थे वो क्या करते थे? हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वो बिलीव करते थे मल्टीपल गॉड्स पे, जबकि मुस्लिम्स क्या करते थे? मोनोथीस, यानी कि मोनोथीइज्म यानी कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, यूनिटी ऑफ अल्लाह, इस चीज पे बिलीव करते थे। तो इस वजह से जो है ये लोग डिफरेंट थे। ये था रिलीजियस डिफरेंस इनमें। फिर इनमें हिंदू नेशनलिज्म का डिफरेंस था। किस तरीके से? कि हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी और मुसलमान बहुत पीछे थे, उनकी कोई मूवमेंट नहीं थी। तो इस वजह से भी उनको पता चला कि हिंदू जो हैं वो उनको पॉल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा जी कुछ कह रहे हैं? फिर उसके बाद इनके कल्चरल डिफरेंसेस थे। आप लोगों को पता है कल्चरल डिफरेंसेस हिंदू और मुस्लिम के क्या थे? कि हिंदू जो हैं वो अपना सेल्फ बिल्ड उनका कल्चर है और मुसलमानों का इस्लामिक कल्चर है। ठीक है, हिंदू जो हैं वो सती की रस्म जो करते हैं। चले वो सोशल डिफरेंसेस में लिख, नहीं इसी में लिखिए। ठीक है, कल्चरल डिफरेंसेस में हिंदू जो अगर किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो औरत को भी उसके साथ दफना देते थे। तो ये सती की रस्म उनमें थी, जबकि मुसलमानों में ऐसी कोई रस्म नहीं थी।
हिंदू जो है काओ को सेकर्ड कहते थे, मदर काओ कहते थे, जबकि मुसलमान जो है काओ स्लॉटर करते हैं, कुर्बानी देते हैं। ठीक है, ईद कुर्बा पे गाय की कुर्बानी करते हैं। और सोशल डिफरेंसेस इन दोनों में ये थे कि इनका एक तरीके से आप लोग देखें तो क्लॉथिंग इनकी डिफरेंट है, ये भी कल्चर में आएगा। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस ये थे, हाँ ये भी सोशल ही है ना, क्लॉथ्स इनके बिल्कुल ही अलग थे, वो साड़ी पहनते हैं, ये शलवार कमीज पहनते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके जेस्चर डिफरेंट थे, यानी जब वो नमस्ते करते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, हम सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और इनके इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, क्योंकि 1857 की जब वार हुई, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1857 की जंग आजादी, उसके नतीजे में क्या हुआ कि मुसलमानों को इन्होंने ना सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज छीनी, ठीक है, और बल्कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी वर्स कर दी कि उनको सारी सोशल पोजीशन से हटाया, और हटाने के साथ साथ उनको इम्प्रिजन भी कर दिया, कैदी भी कर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो गए थे एज कम्पेयर टू हिंदू। ठीक है, तो इस वजह से इनमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी आ गए, तो इन्होंने रियलाइज किया कि भाई हमें तो जो है ना टू नेशन, हम तो टू नेशन है, हम तो टू सेपरेट नेशन है, हमें हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है। ठीक है, हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। के बाद एजुकेशनल डिफरेंसेस थे कि हिंदूज जो थे उनके पास एडवांस एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, जबकि मुसलमानों के पास एजुकेशनली मुसलमान बहुत वीक थे। ठीक है, जब तक सर सैयद अहमद खान ने एफर्ट्स नहीं की थी। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, अब पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी कि 1867 में जो है हिंदूज ने डिमांड किया कि हिंदी बेस्ड रिटन स्क्रिप्ट प्रोड्यूस किए जाएं, यानी जो भी लिखा जाए वो हिंदी में लिखा जाए। ठीक है, जबकि पर्शियन स्क्रिप्ट जो था वो उर्दू जो लिखते थे उसको इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। ठीक है, तो इसकी वजह से गैप आ गया हिंदूज और मुस्लिम्स में। फिर इन्होंने कांग्रेस के एटीट्यूड को देखा कि जो 1885 में एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश की थी, तो वो क्या कर रहे थे, वो मुसलमानों के आइडियाज को सपोर्ट ही नहीं करते थे, जबकि वो तो मल्टानेशनल कह रही हूँ, मतलब वो सारी कम्युनिटीज के लिए जो है पार्टी थी, लेकिन उसमें भी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन कम मिल रही थी, रिप्रेजेंटेशन इश्यूज थे। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में होती है, तो देखते हैं मुसलमान के जो हिंदूज हैं वो बड़ी मुखालफत कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की, और उन्होंने इतनी एजिटेशन की, तरह तरह के धरने दिए रोड्स पे, और इतनी मुखालफत की, इतनी की कि 1911 में 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल वापस एन्यूल हो गई, यानी वापस बंगाल जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में ये डिवाइड किया था, डिवाइड हो गए। तो वो वापस से जो है ना यूनाइट कर दिया। ठीक है, तो ये भी हिंदूज एटीट्यूड की वजह से हुआ। तो इनको पता चला कि भाई हिंदूज जो हैं वो, और लैंग्वेज की कंट्रोवर्सी भी इनमें बहुत थी, तो इनको पता चल गया कि हिंदूज जो हैं वो हमसे अलग है। ठीक है, मुसलमान और हिंदू दो अलग नेशन है। अब पता चला ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू नेशन थ्योरी में। यस मैम। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोगों को पता चल गई, यहाँ पे मुसलमानों का एंड ऑफ पॉलिटिकल रूल हुआ। ठीक है, और मुसलमान सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली फिर से पीछे चले गए। ठीक है, डिप्राइव हो गए। और यहाँ पे मुसलमानों के पास दो पावरफुल एनिमीज थे। कौन कौन से, कोमल, कौन से दो एनिमीज थे मुसलमानों के? एक ब्रिटिश और हिंदू। ठीक है, ब्रिटिश और हिंदूज। और फिर उसके बाद ये मुसलमानों पे रूल भी करना चाहते थे। ठीक है, मुसलमानों की बड़ी बुरी हालत थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतने पावरफुल भी नहीं थे कि ये इन में, एक मिनट आई, लाइट आ गई है। चले जी, सर सैयद अहमद खान ने अपनी सर्विसेज एजुकेशन में प्रोवाइड की, रिलीजियस में, पॉलिटिकल में। ठीक है, तो किस तरीके से उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, कि सबसे पहले उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली बहुत पीछे हैं, तो इन्होंने इन सब का एक ही हल निकाला। उन्होंने कहा अगर ये एजुकेशनली आगे आ जाए ना, तो ये सारे मसले इनके हल हो जाएंगे। अब इन्होंने
इस्लामिक एजुकेशन के लिए नहीं कहा, इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को भी हासिल करने का कहा। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान के अल्फाजों में वो कहते हैं कि क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश, यानी कि जड़ का इलाज करो, ट्री जो है वो फ्लरिश होगा। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, क्योर द रूट द ट्री विल फ्लरिश। उसके बाद कहते हैं दैट रूट वाज द एजुकेशन ऑफ द मुस्लिम्स। ये आप लोग लिखते हैं, ये इन्होंने एजुकेशन के लिए कहा है। ठीक है, क्योर द रूट, अगर रूट का इलाज हो जाए यानी एजुकेशन मिल जाए तो ट्री खुद ब खुद फ्लरिश करेगा। और ट्री क्या था, सारा सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फेयर में मुसलमानों का लाना। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने मुरादाबाद पर्शियन इंस्टीट्यूशन बनाया 1859 में, जो कि फारसी जबान का इंस्टीट्यूशन था। मुरादाबाद पर्शियन इंस्टीट्यूशन, क्या नाम था, मुरादाबाद। ठीक है, पर्शियन इंस्टीट्यूशन। उसके बाद मदरसा गाजीपुर 1866 में। अच्छा, ये इन्होंने कब बनाया, 1859 में। ठीक है, और मदरसा गाजीपुर इन्होंने कब बनाया, 1866 में। गाजीपुर 1866। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी इसी गाजीपुर जो इनका था ना मदरसा, इसमें साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की। अब आप लोग देखें, मदरसे में साइंटिफिक सोसाइटी इस्टेब्लिश की। अब यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जो वेस्टर्न बुक्स थी ना उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे, वेस्टर्न बुक्स को पर्शियन में ट्रांसलेट करते थे, ताकि मुसलमान जो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो इससे बेनिफिट्स ले सके और वो वेस्टर्न एजुकेशन हासिल कर सके। ठीक है, और उन्होंने मुसलमानों को प्लेटफॉर्म दिया कि यहाँ पे वो और ब्रिटिश जो है आपस में अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सके। ठीक है, और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि वो किस तरीके से मुसलमानों को और ब्रिटिश को करीब लेकर आ रहे हैं। तो इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया 1875 में, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, 1875 जब इन्होंने ये कायम किया तो इसके बाद इन्होंने इसको कॉलेज बनाया 1877 में। ठीक है, और फिर ये बाद में यूनिवर्सिटी बना था, वो आपको बताऊंगी। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1921। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इनकी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कब स्टार्ट हुई, 1886 में। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इनकी रिलीजियस सर्विसेज बता रही हूँ। ठीक है, जब उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की 1886 में, तो इसका काम क्या था कि मुसलमान अपलिफ्ट हो एजुकेशन वाइज। ठीक है, अपलिफ्ट हो यानी कि ऊपर आए, एजुकेशन वाले सेक्टर में आके आए मुसलमान। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ से जो है ना एजुकेशन जो है मुसलमानों की अच्छी खासी स्टार्ट हो गई थी। अब इनकी रिलीजियस सर्विसेज की थोड़ी बात कर लेते हैं। रिलीजियस सर्विसेज इनकी क्या थी कि इन्होंने रेशनल अप्रोच अपनाई। रेशनल अप्रोच ये थी कि इन्होंने इस्लाम की टीचिंग को और मॉडर्न साइंटिफिक टीचिंग को कंपेयर किया। ठीक है, इस्लाम की टीचिंग को और मॉडर्न साइंटिफिक टीचिंग को कंपेयर किया, ताकि पता चल जाए कि मुसलमान जो है, जो मुसलमानों का रिलीजन है वो डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से इन्होंने मुसलमानों का इमेज बनाने के लिए ऐसा किया। तो उन्होंने इसके अलावा क्या किया कि रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। और सर सैयद अहमद खान ने अपने अल्फाजों में यूं कहा था, मुस्लिम शुड होल्ड देयर रिलीजन इन देयर राइट एंड वर्ल्डली परसूट इन देयर लेफ्ट हैंड। यानी कि मुसलमानों को अपने सीधे हाथ में एजुकेशन रखनी चाहिए और उल्टे हाथ में अपनी वर्ल्डली परस्यूट यानी दुनियावी अफेयर्स जो है वो रखने चाहिए। मुस्लिम्स शुड होल्ड देयर रिलीजन इन देयर राइट हैंड एंड वर्ल्डली परसूट इन देयर लेफ्ट हैंड। वर्ल्डली परसूट, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है? यानी मुसलमानों को राइट हैंड में क्या रखना चाहिए, अपना रिलीजन। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में
वर्ल्डली परस्यूट, यानी रिलीजियस एजुकेशन और वर्ल्डली एजुकेशन दोनों साथ साथ पैरेलल चलनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ आई? उसके बाद जी मैम। इन्होंने खुतबात अहमदिया, ठीक है, खुतबात अहमदिया जो है इनका, जिसमें इन्होंने बताया था मुसलमानों को कि मतलब एक तरीके से कंपेयर किया था ना इन्होंने, तो वो इसमें किया था। ठीक है, तो मुनीर अहमद कहते हैं, सॉरी विलियम मुनीर कहते हैं अपनी बुक में द लाइफ ऑफ मोहम्मद। ठीक है, तो उन्होंने कहा, मतलब जब उन्होंने अपनी बुक में नेगेटिव परसेप्शन रखी थी किसके बारे में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो इन्होंने वो नेगेटिव पिक्चर को दूर करने के लिए लिखा था ये खुतबात अहमदिया। क्या था टाइटल? खुतबात बात है। अहमदिया, यानी हजरत मोहम्मद के ऊपर थी ये बुक। ठीक है, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। फिर इनका है तबाइनुल कलाम। ठीक है, क्या है इनका? तबाइनुल कलाम। तबाइनुल कलाम में इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रिटिश और जो मुस्लिम के दरमियान जो गैप है ना, उसको फिल करने की इन्होंने कोशिश की। क्या किया इन्होंने कि जो बाइबल की टीचिंग थी, यानी कि जो ब्रिटिश जिस बुक को मानते हैं, जो हजरत ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल हुई, बाइबल, इंजील, उसकी टीचिंग और कुरान मजीद की टीचिंग उन्होंने तबाइनुल कलाम में कंपेयर की। ठीक है, यानी वेस्टर्न एजुकेशन को, जो वेस्टर्न थे उनको बताया कि मुस्लिम का रिलीजन भी इतना डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो अब इससे वो क्या चाह रहे थे कि मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान जो इतना बड़ा गैप है वो कम हो जाए। फिर इन्होंने एक बुक लिखी थी असबाब बगावत हिंद, कॉजेज ऑफ द म्यूटिनी ऑफ हिंद। ठीक है, कि मुसलमानों ने क्यों बगावत की थी, तो ये मैगजीन थी इनकी। अब इसमें ये ब्रिटिश को बताना चाह रहे थे कि मुसलमान अकेले इसमें नहीं थे, इसमें कौन थे, और हिंदूज भी थे। ठीक है, वो किस में, वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो बुक क्या थी इनकी? असबाबे बगावत हिंद, ये बुक थी। इसमें इन्होंने मुस्लिम और ब्रिटिश का जो गैप है वो खत्म करना चाहा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया एक और बुक लिखी। ठीक है, अब इसमें ये बताना चाह रहे थे कि मुस्लिम जो है वो लॉयल हैं किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो नेक्स्ट बुक इनकी क्या थी? लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, मोहम्मदन ऑफ इंडिया, यानी कि मुसलमान किसके लॉयल थे? मुसलमान ब्रिटिश के लॉयल थे। इसमें इस बुक में उन्होंने ये बताया कि सारे मुस्लिम ने जो है रिबेलियन नहीं किया था ब्रिटिश के खिलाफ। 1857 की जंग आज़ादी में सारे मुस्लिम ने रिबेलियन नहीं किया था, सब ने बगावत नहीं की थी, बल्कि चंद मुसलमानों ने की थी। उनके अलावा बाकी जो हैं लॉयल है मोहम्मद ऑफ इंडिया, बाकी जो मुसलमान हैं वो लॉयल है किसके? ब्रिटिश के। ठीक है, फिर इन्होंने एक रिसाला तहजीबुल इखलाक, ये भी एक मैगजीन है इनकी, रिसाला तहजीबुल इखलाक, ये भी इनकी एक मैगजीन है। ठीक है, तो इन्होंने इसमें भी बताया कि मुसलमानों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सोशल बिहेवियर, ईटिंग के एटिकेट्स कौन से होने चाहिए, खाना किस तरीके से है, चलना किस तरीके से है, मैनर्स कौन से होने चाहिए। ये सारी जो, ये जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये सारी इनकी रिलीजियस सर्विसेज थी। ठीक है, और ये जो रिसाला तहजीबुल इखलाक है इसको आप सोशल सर्विसेज में भी कोट कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई? जी मैम। चले, तो अब ये उनकी मैंने आप लोगों को जो बताई लास्ट, ये क्या थी? उनकी रिलीजियस सर्विसेज थी। ठीक है, अब उनकी पॉलिटिकल सर्विसेज। पॉलिटिकल सर्विसेज सर सैयद की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखती हैं कि अगर मुसलमान कभी रेनेसेंस मुसलमानों की हुई है ना, तो कहते हैं वो सर सैयद अहमद खान की वजह से हुई है। अगर मुसलमान कभी वापस आए हैं अपने पॉलिटिकल जो इक़्तिदार में, रूल में, तो सर सैयद अहमद खान की वजह से आए।
ठीक है, उन्होंने क्या किया, रिवाइटलाइज किया मुसलमानों को। जब वो 1857 के ट्रॉमा में थे उसमें से उनको निकाला, ठीक है, और उन्होंने सर सैयद ने उनको मेंटली इस कैपेबल किया, इस काबिल किया कि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उस वक्त, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहे थे मुसलमान, तो उसमें से वो किस तरीके से निकलेंगे, तो वो जो ब्रिज थी वो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को प्रोवाइड की। ठीक है, अब उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है। तो सैयद अहमद खान ने कहा कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड यूज किया नेशन, मतलब मुसलमानों के लिए फर्स्ट टाइम अगर किसी ने नेशन का वर्ड यूज किया है तो वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान थे। उन्होंने कहा, ये उनके अल्फाज हैं, आई कैन सी द टाइम व्हेन अ क्राउन ऑफ द कुरान ऑन योर हेड एंड कलमा इन योर हैंड एंड यू विल मैनेज योर ओन अफेयर्स इंडिपेंडेंटली। यानी कि मैं वो टाइम देखता हूँ, आई कैन सी द टाइम व्हेन अ क्राउन ऑफ द कुरान, जब कुरान मजीद का क्राउन, ठीक है, आपके सर पे होगा, ताज, ठीक है, और कलमा जो है वो आपके हाथों में होगा, एंड कलमा इन योर हैंड एंड यू विल मैनेज योर ओन अफेयर्स इंडिपेंडेंटली, और आप अपने अफेयर्स इंडिपेंडेंटली मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये सर सैयद के अल्फाज थे, ये भी आप कोट कर सकते हैं। फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम ने जो इस्टेब्लिश की थी पार्टी, ठीक है, इन्होंने उसकी ओपोजिशन की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज से खुद को अलग कर दें, अलूफ रखें। ठीक है, और उनकी एडवाइस ये थी कि मुसलमान जो हैं वो फुल्ली देखें, कि ऑब्जर्व करें कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले कर क्या रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अगली हेडिंग आप लोग दें कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया मुसलमानों को। उन्होंने जैसे वो मैंने आप लोग को कहा था ना, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, तो वो कांग्रेस की डिमांड थी और वो ब्रिटिश ने उनको बैक किया था, मतलब वो कांग्रेस ने ब्रिटिश को बैक किया था। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वहां पे प्रिंसिपल यही वाला फॉलो हो रहा था कि मेजोरिटी रूल करेगी माइनॉरिटी पे। ठीक है, जब मेजोरिटी माइनॉरिटी पे रूल करेगी तो मुस्लिम तो हमेशा के लिए उनके गुलाम होके रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से सर सैयद अहमद खान ने अपोज किया इस आइडिया को, और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए और मुसलमानों के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। ठीक है, और उन्होंने कहा ये वो सिस्टम होगा जिसमें मुसलमान जो है वो इस काबिल होंगे कि वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद आपकी मीटिंग ये वाली खत्म होने वाली है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करती हूँ।